नमस्कार दोस्तों। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, उसके होने के तरीके मतलब स्टेजेस, मेथड्स और डिफिनीशंस क्या क्या दी गई हैं प्रोविज़न के अंदर, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। अब लेक्चर नंबर 2 में भी हम जल्दी से पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। इन्फोर्समेंट मतलब एक्ट को इन्फोर्स कैसे करना है, फैसले कैसे दिए जाते हैं जिसको एडजुडिकेशन की कहा जाता है, और उसको रोकने के क्या क्या तरीके हैं, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। तो आइए समझते हैं। इन्फोर्समेंट के अंदर क्या क्या है। अटैचमेंट सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है। सर्वे, सर्च, सीजर, मतलब कि इस एक्ट को इन्फोर्स कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद पावर टू अरेस्ट। देखो, PMLA 2002 के इन्फोर्समेंट प्रोविज़न इस कानून को इंडिया का सबसे ताकतवर कानून बनाते हैं। इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको आप सुनते हैं कि ED, के पास ऐसी पावर्स हैं जो नॉर्मल पुलिस के पास भी नहीं होती। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, अटैचमेंट, सर्च और अरेस्ट। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 5 के अंडर आता है। अटैचमेंट का मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी को फ्रीज कर देना ताकि उसका मालिक उसे बेच ना सके या छुपा ना सके। अगर ED के डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और उसे तुरंत ना रोका गया तो वो गायब हो सकती है, तो वो उसे 180 डेज के लिए अटैच कर सकते हैं। इसके लिए एक शेड्यूल्ड ऑफेंस की FIR या चार्जशीट होना ज़रूरी है। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कौन कौन से हैं और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया। आप उसे उसमें जाकर देख सकते हैं। और फिर इसके लिए शेड्यूल्ड ऑफेंस की FIR या चार्जशीट होना जरूरी है। 180 दिनों के अंदर ED को ये मामला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ले जाना पड़ता है। अगर वो कंफर्म कर देते हैं तो अटैचमेंट तब तक चलती है जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता। अगर ट्रायल के बाद इंसान गुनहगार साबित होता है तो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए गवर्नमेंट की हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे सर्वे, सर्च एंड सीजर, सेक्शन 16, 17 एंड 18। ED के पास किसी भी जगह की तलाशी लेने और डॉक्यूमेंट्स जब्त करने की बहुत ब्रॉड पावर्स है। ED का ऑफिसर किसी भी ऐसी जगह एंटर कर सकता है जो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ED का ऑफिसर किसी भी ऐसी जगह एंटर कर सकता है जो उसके जुरिस्डिक्शन में है, ताकि वो अकाउंट्स चेक कर सके या प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन कर सके। ये पावर ऑफ सर्वे सेक्शन 16 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 17 बताता है सर्च एंड सीजर। अगर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव मतलब पुख्ता शक है कि किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है या कहीं सबूत छुपाए हैं, तो वो किसी भी बिल्डिंग या जगह की तलाशी ले सकता है। दरवाजे, लॉकर या बॉक्स तोड़ सकता है। रिकॉर्ड्स और एसेट्स को अपने कब्जे में मतलब सीजर कर सकता है। सेक्शन 18 सर्च ऑफ पर्सन्स बताता है ED किसी भी इंसान की बॉडी की तलाशी भी ले सकती है अगर उन्हें लगे कि उसने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपने शरीर पर छुपाया है। पर इसमें ध्यान देने की बात है कि फीमेल की तलाशी सिर्फ एक फीमेल ऑफिसर ही ले सकती है। सेक्शन 19 पावर टू अरेस्ट बताता है। PMLA का सेक्शन 19 सबसे ज़्यादा चर्चित मतलब डिस्कस सेक्शन है, क्योंकि ये ED को बिना किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट करने की पावर देता है। कंडीशंस फॉर अरेस्ट, ऑफिसर के पास मटेरियल इन पोजीशन मतलब पुख्ता सबूत होना चाहिए। उसे रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि वो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का गुनहगार है, और अरेस्ट के कारण मतलब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उस व्यक्ति को बताना जरूरी है। प्रोसीजर क्या है। अरेस्ट करने के बाद ED को 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को स्पेशल कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो इससे रिगार्डिंग एक केस है V मदन लाल चौधरी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ED का अरेस्ट करने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें CRPC
जो कि अब BNSS हो गया है कि सारे रूल्स फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि PMLA एक स्पेशल कानून है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट ऑन बेल, जो कि सेक्शन 45 में दिया गया है। PMLA में अरेस्ट होने के बाद बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ ट्विन कंडीशन अप्लाई होती हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने का मौका दिया जाए और कोर्ट को लगे कि ये इंसान इनोसेंट है और बाहर जाकर कोई क्राइम नहीं करेगा, तब वो बेल देता है, लेकिन ये प्रूव करना लगभग नामुमकिन होता है शुरुआती दिनों में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजुडिकेशन अंडर द एक्ट। देखो, PMLA के तहत सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही सख्त नहीं है, बल्कि इसका एडजुडिकेशन मतलब फैसला करने का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसमें 2 लेवल्स होते हैं। पहले प्रॉपर्टी का फैसला मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और फिर क्रिमिनल सज़ा का फैसला जो कि स्पेशल कोर्ट्स करते हैं। जो प्रॉपर्टी का फैसला होता है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसके द्वारा किया जाता है, और फिर जो क्रिमिनल सज़ा उस पर्सन को दी जाती है वो स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा दी जाती है। एडजुडिकेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो कि सेक्शन 8 के अंदर आता है, इसमें ये दिया गया है कि जब ईडी किसी प्रॉपर्टी को सेक्शन 5 मतलब अटैचमेंट के अंडर अटैच करती है तो वो मामला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेमी जुडिशियल बॉडी है जो ये चेक करती है कि ईडी का एक्शन सही है या नहीं। अगर सही पाता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस व्यक्ति को नोटिस भेजती है जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है, और पूछती है कि क्यों ना इस प्रॉपर्टी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान लिया जाए। दोनों साइड्स मतलब ईडी और अक्यूज्ड की बात सुनने के बाद अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है प्रॉपर्टी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है, कि जो ये प्रॉपर्टी है वो लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई है, तो वो अटैचमेंट को कंफर्म कर देती है। कंफर्मेशन के बाद वो प्रॉपर्टी ईडी के कब्जे में तब तक रहती है जब तक स्पेशल कोर्ट का फाइनल क्रिमिनल ट्रायल पूरा नहीं हो जाता। अब बारी आती है स्पेशल कोर्ट की, जो कि सेक्शन 43 और 47 के अंदर दी गई है। 43 से 47 के अंदर दी गया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उन्हें नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं चलाया जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह करके स्पेशल कोर्ट्स बनती है। PMLA के सारे ऑफेंसेस सिर्फ स्पेशल कोर्ट में ही चलेंगे। अगर कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस जैसे मर्डर या रिश्वत किसी दूसरी कोर्ट में चल रहा है तो उसे भी PMLA कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ताकि दोनों केसेस एक साथ चलें। कोर्ट ईडी की कंप्लेंट पर सीधा एक्शन ले सकती है। इसे कंप्लेंट केस कहते हैं। FIR की ज़रूरत नहीं होती। कुछ छोटे केसेस में कोर्ट फास्ट ट्रैक ट्रायल भी कर सकती है। और अपील्स की जहां बात आती है सेक्शन 47 के अंदर, तो स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर सेक्शन 9 आता है वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये PMLA का फाइनल ब्लो मतलब आखिरी वार है। जब स्पेशल कोर्ट अपना ट्रायल पूरा कर लेती हैं और ये साबित हो जाता है कि इंसान गुनहगार है, तो प्रॉपर्टी का क्या होता है। देखो, ट्रायल ख़त्म होने पर अगर कोर्ट कन्फिस्केशन ऑर्डर देती है तो वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? वेस्टिंग का मतलब है कि अब उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का हक है। सारे पुराने राइट्स, टाइटल्स या क्लेम्स जैसे किसी का किराया, बैंक लोन ख़त्म हो जाते हैं। गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है या अपने काम में ले सकती है। पर इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं? अगर ट्रायल के बाद इंसान एक्विट हो जाता है, मतलब बरी हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस मिल जाती है। फिर ये सारी चीज़ें आप अपने समरी अब पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद है प्रिवेंटिव मैकेनिज्म अंडर द एक्ट। इसको रोकने कौन कौन से तरीके हैं? PMLA सिर्फ पनिशमेंट और अरेस्ट के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रिवेंशन मतलब रोकथाम पर वो फोकस करता है। इसके लिए सरकार ने 2 मेन रास्ते अपनाए हैं। पहला, बैंक्स को वॉचमैन बनाना, और दूसरा, दूसरे देशों के साथ दोस्ती करके लॉन्ड्रेड मनी को ट्रैक करना। सेक्शन 12 एंड 12A
ऑब्लिगेशंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज। कानून की नज़र में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टॉक ब्रोकर्स गेट कीपर्स हैं। अगर वो अपना काम सही से करें तो काला धन सिस्टम में इंटर ही नहीं हो पाएगा। सेक्शन 12 रिपोर्टिंग एंटिटीज़ की 3 मेन जिम्मेदारियों के बारे में बताता है, जो कि हैं मेंटेन रिकॉर्ड्स, वेरीफाई आइडेंटिटी जैसे KYC नो योर कस्टमर, और रिपोर्टिंग टू FIUIND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मेंटेन रिकॉर्ड्स, इन संस्थानों को हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा, चाहे वो कैश में हो या इलेक्ट्रॉनिक। ये रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद भी 5 साल तक संभाल कर रखने होते हैं। KYC, इन्हें अपने हर कस्टमर की सही पहचान और उनके बेनिफिशियल ओनर मतलब पैसा असलियत में किसका है को वेरीफाई करना होता है। इसे हम आम भाषा में नो योर कस्टमर कहते हैं। फिर रिपोर्टिंग टू FIUIND मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। अगर कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगता है, जैसे अचानक किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएं, तो उसकी रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को देनी होती है। सेक्शन 12 ए कहता है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ED के पास ताकत है कि वो किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। बैंक्स मना नहीं कर सकते और उन्हें वो डाटा तय समय में देना पड़ता है। फिर अगला हम समझेंगे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स विद अदर कंट्रीज, कि दूसरी कंट्रीज के साथ साठगांठ बैठा करके मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करना। मनी लॉन्ड्रिंग अक्सर बॉर्डर्स पर होती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अक्सर बॉर्डर्स के पार होती हैं, जैसे इंडिया से पैसा निकाला और स्विस बैंक या दुबई में रख दिया। इससे लड़ने के लिए इंडिया ने दूसरे देशों के साथ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स मतलब एक दूसरे की मदद से समझौते किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट कर सकती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके, जिससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग के क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके, देश से बाहर गई प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सके। अगर इंडिया में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोई सबूत किसी दूसरे देश में है, तो स्पेशल कोर्ट पे एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जिसे रोगेटरी लेटर भी कहते हैं, भेज सकती है उस देश की कोर्ट या अथॉरिटी को। अगर कोई दूसरा देश जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट है हमसे मदद मांगता है, तो इंडिया अथॉरिटीज उन्हें सबूत जुटाने या प्रॉपर्टी अटैच करने में वैसी ही मदद करेंगी जैसे वो इंडिया के केस में करती हैं। ये सेक्शन 58 में बताया जाता है, असिस्टेंस टू फॉरेन कंट्रीज। सेक्शन 60 बताता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्रीज। अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है लेकिन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो इंडिया कोर्ट उस देश को रिक्वेस्ट भेज सकती हैं उसे फ्रीज या सीज करने के लिए। एक बार इसकी हम समरी देख लेंगे प्रिवेंटिव मैकेनिज्म की। सेक्शन 12 बताता है KYC एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे मतलब कि बैंक मस्ट कीप डाटा फॉर 5 years एंड वेरीफाई आइडेंटिटीज। सस्पिशियस रिपोर्टिंग वियर ट्रांजैक्शन टू FIU इंडिया। क्रॉस बॉर्डर हेल्प सेक्शन 57 में और फॉरेन सीजर सेक्शन 60 में है। तो इस लेक्चर में हमने देखा इन्फोर्समेंट, एडजुडिकेशन और प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। अब हम आगे केसेस पढ़ेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा जाएगा। थैंक यू सो मच।